हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो संस्कृत, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ शुरू में लगा दिया है क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ये जो मंगलम पाठ है इस चैप्टर का हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें जो है ना आपको लगभग 7 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी के 7 चैप्टर्स आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो मैं जो तैयारी स्टार्ट आप लोग का किया हूँ वो तो आपको हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया है। सोचा है कि हम लोग अभी संस्कृत से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर संस्कृत को अगर शुरू से पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड विषय नहीं है, बस इसमें समझने की आवश्यकता है। तो संस्कृत और हिंदी दोनों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा। और यही सब क्वेश्चन आते हैं जो मैंने यहाँ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो कहाँ से बच्चों है, तो ये लिया गया है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना, ये उपनिषद से लिया गया है। आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट करें महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान जो है वो आत्मा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो कौन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार माघ है, कालिदास है, भास है या वेद व्यास है। तो इसका सही आंसर वेद व्यास होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो जो उपनिषद के रचनाकार हैं वो आपको, तो उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो आप लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आप लोग संस्कृत में पढ़िएगा तो पहला ही लाइन दिया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रार्थ प्रकटयन्ति। तो उसी में ये दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ के किस प्रकार का मंत्र है। तो ये गद्यात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उपनिषद किसके सिद्धांतों को व्यक्त करता है। देखिए अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि उपनिषद जो है किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो ये दर्शन के, ठीक है, दर्शन के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके वश में नहीं किया जा सके, किसी वश में नहीं किया जा सकता है। तो किसको नहीं किया जा सकता है वश में, परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर आत्मा और परमात्मा दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तत्काल इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो आत्मा होना चाहिए, ठीक है, ये आत्मा होना चाहिए। पूछिएगा क्योंकि ये जो परमात्मा है ये भी आत्मा में ही एक आकर होता है, और हम लोग परमात्मा को देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, ठीक है, वो किसको देखता है, परमात्मा को देखता है, ठीक है ना। ये किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। तो इसका सही जवाब होगा परमात्मा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त है, किसका। तो ये जो भी मतलब विद्वान पुरुष होते हैं या फिर वो जो होते हैं उनका सत्य के द्वारा है। यानी यहाँ विद्वान होता तो विद्वान भी हो जाता, अदरवाइज यहाँ वेद लोक है तो ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा, ये संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है। तो परमात्मा से, ठीक है ना, सॉरी कट गया, ये परमात्मा से अनुशासित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महामतम विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो लिया गया है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, और ये सबसे लास्ट जो है वो 5वां मंत्र यही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि अनुरन्यान महतो महियान डैश डैश महिमात्मना, ये किस मंत्र से, उपनिषद के किस मंत्र से है। तो आप लोग को बता दूं कि ये जो है ये लिया गया है कठोपनिषद से। देखिए फर्स्ट जो मंत्र लिखा गया है वो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा लिया गया है कठोपनिषद से, और तीसरा चौथा लिया गया है मुंडक, और लास्ट का लिया गया है श्वेताश्वर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में विलीन हो जाती है, तो समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर का कहना है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती। अगर आप लोग असत्य के मार्ग पे चलते हो तो आप कभी विजय नहीं हो सकते। किसकी महिमा का गायन हुआ है, तो सभी लोग किसकी महिमा गाए हैं,
तो आपको बता दूं परमात्मा की महिमा गाय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग को दो लग रहा होगा। एक तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई विद्या भी हो सकता है, एक सत्य भी हो सकता है। तो विद्या नहीं है, खजाना विद्या नहीं है। ठीक है ना, आप सत्य के मार्ग पे ही चल के विद्या को अर्जित कर सकते हो। ठीक है ना, यानी मूल यहाँ सत्य है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जो है वो सत्य है। ठीक है, सुने भी होंगे सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ईशावास्य जो उपनिषद है वो किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको सत्य के बारे में कहा गया है इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद यानी अपना दूसरा मंत्र जो है वो कहा गया है आपको कि ये जो माया मोह है, सॉरी बच्चों, इसमें बताया गया है आपको। देखिए दोस्तों, तत्काल मुझे इसमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए था कि आत्मा के बारे में इसमें कहा गया है। हाँ, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान है, उसको बुद्धिमान इंद्रिय की कृपा से अपने में देख अनुभव करता है और शोक रहित हो जाता है। तो यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो उसमें किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें कहा गया है आपको विद्वान के बारे में। ठीक है ना, विद्वान पुरुष कैसे होते हैं उसके बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किससे प्रवाह से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? ये हो चुका है एक बार। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाता है? देवलोक में, पाताल लोक में, कहाँ जाता है ये? तो देवलोक में जाता है। ठीक है ना, चलिए ये भी हो चुका था। साधक किसको पार करते हैं? साधक जो है वो किसको प्राप्त करते हैं? तो ये अमरता को प्राप्त करते हैं। साधक यानी साधने वाला। ठीक है ना, ये साधक एक क्या है? संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो ये हिरण्य पात्र को या स्वर्ण पात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो ये स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। स्वर्ण नहीं कर दीजिएगा, स्वर्ण अलग होता है। ठीक है ना, स्वर्ण अलग होता है ये। फिर चलिए, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? तो अपना नाम रूप छोड़ के। ठीक है ना, तो यहाँ नाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा जा रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में तीन बंद है। ठीक है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का अधिवास होता है, आत्मा बंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन अभी फर्स्ट चैप्टर से कर लिए। अब चलिए सेकंड चैप्टर पे हम लोग प्रवेश। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में। तो पहला ही क्वेश्चन कर रहा है कि जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति, यानी ये जो पाटलिपुत्र वैभव है ये किसकी गुणों को व्यक्त करता है, किस नगर के बारे में इसमें बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो ये था पाटलीग्राम। ठीक है, ये दो दिया है, पाटल ग्राम दिया है, एक पाटलीग्राम। तो ये पाटलीग्राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र नगरे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगरस्य पालिका देवी अस्ति, यानी नगर का जो पालिका देवी है वो क्या है? पटन देवी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कुटनीम काव्य रचनाकार कारकः, यानी कुटनीम काव्य कौन लिखे हैं? तो ये दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया। और काव्य मीमांसा किसके द्वारा? रसशेखर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कस्य महापुरुष से जन्म स्ना पाटलिपुत्र अस्ति। ठीक है, यानी किन महापुरुष का जन्म इसमें हुआ है? तो इसमें जो है एक ऑप्शन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह से। तो यहाँ यही हो जाएगा। वैसे इसका कई सारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था समृद्धो आसीत, यानी किसके शासन काल में जो पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था था वो बहुत अति उत्कृष्ट था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, पाटलिपुत्र किन नदी के ऊपर है? तो गंगा या तीरे, तो गंगा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कस्य पाटलिपुत्र अस्ति, यानी किसका? कस्य में होता है किसका, तो ये बिहार देश का है।
बिहार प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। काव्यमीमांसा नामक, अभी मैंने बताया था कि काव्यमीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य व्यावनं कीदृश आसीत्, यानी राजा को राज्ञा कहते हैं और रानी को रागी कहते हैं। तो राजा अशोक के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो समृद्धमस्ती था, समृद्ध था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो ये अशोक के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्यकाल में जो है प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना लेकर कौन पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो पुष्पुर हुआ कुसुमपुर। ठीक है, तो देखिए इसका पुष्पुर या कुसुमपुर दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से या तो पुष्पुर होना चाहिए, नहीं तो कुसुमपुर होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं डालेगा, यहाँ लगता है कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है ना। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो ये इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा कि यह 2500 वर्ष पुराना है। अगला करा यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो ये पटन देवी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार राज्यस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहमस्ति। बिहार राज्य में किस नगर में गोलगृह था, तो ये पाटलिपुत्र में था। ठीक है ना, सॉरी ये पाटलिपुत्र में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो ये ना तो पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप पक्का से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि परिभूत पुरंदर, यानी पुरंदर में होता है इंद्र और स्थान, इंद्र के स्थान को भी कौन नगर पीछे छोड़ता है, ये किसे संज्ञा दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रसिद्धम अस्ति, पाटलिपुत्र में क्या है प्रसिद्ध, को गोलगृह है। नेक्स्ट कमोदी महोत्सव कह रहा है कि किस काल में प्रसिद्ध था, तो कमोदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय डैश डैश गुरुवासित, कितने महागुरु थे, तो वो 10वीं गुरु थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अध्याय पे, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने तीसरा पाठ जिसका जो नाम है वो है अलस कथा, उस पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कथा को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करा अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है यह किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पुरुष परीक्षा के किसके महत्व का वर्णन किया है, तो ये मानव के गुण जो हैं उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही करते हैं, मानव गुणों का। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पुरुष परीक्षा में किसके निवारण का वर्णन है, तो मानव का जो दोष है उसका। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अलस कथा पाठ में किसके निवारण का वर्णन किया गया है, तो आलस नामक जो दोष है उसका निवारण किया गया है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। इसका ऑप्शन नंबर सी और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो ये जो है वो विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ के अनुसार नीतिकार अलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु, या इसके जगह पे ये भी दे सकता है कि रिपु। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट विद्यापति कौन है, एक जो है मैथिली कवि है, लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का एक मंत्री था। ठीक है ना। चलिए वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, दानशील था, दानशीलता और ईमानदार बेचारा था। वीरेश्वर प्रतिदिन किन्हें अपनी इच्छा से भोजन खिलाता था, तो सभी धूर्तों को। देखिए इसका अनाथों भी हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर
ए तथा ऑप्शन नंबर बी दोनों हो सकता है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। यहाँ ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है, तो ये वीरेश्वर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, किसका यह प्रथम मत होता है कि भले ही भूखे रह जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, तो ये आलसियों का होता है। आलसिया कोई भी जो आलस लोग होते हैं कोई भी काम नहीं करते हैं। स्थिति स्वकर्मोला ही संगते जंतव, ये जो पाठ है वो कहाँ से संकलित है, तो देखिए ये इस चैप्टर का है, तो आप लोग अलस कथा मार देंगे, लेकिन याद रखिएगा ये श्लोक ही आप लोग रट लीजिएगा कि स्थिति स्वकर्मोला ही सर्वे सामपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टा के न धावंती जंतव, तो इसी से लिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भैया जीव किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं, तो अपनी ही जाति के यानी अनुकूल जाति के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बनावटी आलस्य किसको दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो धूर्त आलसी, ठीक है। नेक्स्ट, अलसशाला में धन का खर्च क्यों बढ़ गया, तो वहाँ जो होगी ना धूर्तों की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी उसमें आलसियों की संख्या कम और बनावटी आलसी की संख्या ज़्यादा हुई। अलसशाला में धन के अधिक खर्च को देखकर नियोगी पुरुषों ने क्या किया, तो अलसशाला में क्या की, आलसियों की परीक्षा लेना शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो ये किया गया कि भैया आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। नेक्स्ट, आलसियों की परीक्षा किसने ली, तो सीएम क्वेश्चन नियोगी पुरुषों ने। नेक्स्ट करा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए, पलायन माने होता है कि भाग गए, ठीक है ना, ये पलायन सब याद रखिएगा। तो सभी जो धूर्त लोग थे ना वो अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। अगला है कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटेरवा समय प्रावृणोति, ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है कि कोपी को अपी, ठीक है, तो ये कहा गया है तीसरे आलसी के द्वारा। इसका मतलब होता है कि यहाँ ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो भींगी हुई चटाई अथवा कोई भी वस्त्र से हम लोग को ढक दे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अलसशाला पाठ में अहो कथम कोलाहल किस आलसी ने कहा है, तो ये कहा है प्रथम आलसी ने। नेक्स्ट, अरे वाचाल ये जो है कति वचकानी तूती कथम न तिष्ठन्ति, ठीक है, ये चौथा आलसी ने कहा है। कहने का मत था इसका कि अरे वाचाल कितनी बोली बोलने में सक्षम हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ जल्दी जल्दी चल रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का 30-30 करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्निलग्नम स्थिति, ये जो है ये किस आलसी के द्वारा कहा गया है, ये दूसरे आलसी, ये लगता है कि घर में आग लगा दी गई है। क्या देखकर सभी दूर लोग भाग गए, तो अग्नि को देख करके। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, ठीक है। और अब हम लोग लास्ट अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, ठीक है, सॉरी किसने लगाई, क्वेश्चन उल्टा पड़ दिया, किसने लगाई, तो ये नियोगी पुरुषों ने लगाया था, तो इसमें हो जाएगा अलसशाला के कर्मचारियों ने तत्काल। चलिए तो अब हम लोग 4th चैप्टर में चलिए तो हम लोग अब चौथा पाठ पे आ चुके हैं जिसका चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो ये हम किस पर्पज से बनाए हैं, तो क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम जो संस्कृत का होता है उस पर्पज से बनाए हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ईशर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो ये कहा गया है दंडी ने कहा है इस बात को। विजयांका का समय क्या था, तो ये 8वीं सदी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों का पद्य मिलता है, तो कितनी कवित्रियों का था, 40 हो जाएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखकों में कौन था, तो शीला भट्टारिका का भी थी, रामभद्रा देव कुमार, यानी इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा, तो शास्त्रार्थस्य जोड़ शुक्ला कुशला, इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से शास्त्रार्थ जोड़, इसका ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ड्राइवर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो ये पुरुषों से चलती है और स्त्रियों से भी चलती है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो पुरुषों व नारियों के दोनों के सहयोग से चलती है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनक सह में जो शास्त्रार्थ में कुशल थी वो कौन थी? गार्गी वाचस्पति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऋग्वेद में कितने महिला थे? तो 24 और अथर्ववेद में भी याद कर लीजिए, इसमें 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भैया शंकर जो चरितम है किसके रचनाकार, इनके रचित्री कौन है? तो ये पंडिता क्षमा राव, जो अपने ही पिता पे पूरा पुस्तक लिख दिए। नेक्स्ट अथर्ववेद में कितने थी हैं? अभी मैं तुरंत बताऊँ, 5 यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? तो ये लगभग आपको बता दूं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन प्रिंट गलत हो गया है, इसमें 150 लिख दिया है, जबकि इसमें होता सिर्फ 50। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ 50 होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखकों में कौन अति प्रचलित है? तो पंडिता क्षमा राव। तो डायरेक्ट क्षमा राव दिया तो क्षमा राव पे मार देंगे। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत लेखिका है? तो ये अति प्राचीन काल की नहीं है, ये वर्तमान काल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रादित्य की पत्नी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो गांधी दर्शन, यानी गांधी, महात्मा गांधी से वो प्रभावित थी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। और यही याद रख लीजिए कि अच्युत राय की जो रानी था वो तिरुमलामला थी। चलिए, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य जो है वो किसकी रचना है? तो ये तिरुमलामला की है। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का 14वीं सदी। तो इसका हो जाएगा 14वीं सदी। ऋग्वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? तो ये किया गया है चतुर्विंशति है। ठीक है ना, सॉरी बच्चों, इसका गलत आंसर है, ये नहीं होगा, इसका होगा चत्वारिंशत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? ये एक बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? तो गार्गी वाचस्पति का। ठीक है, चलिए, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, मैत्रेयी को। ठीक है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसमें हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, और भी है, जैसे मिथिलेश कुमारी मिश्र जी हैं, उसके बाद वनमाला है, भवालकार है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है अच्युत राय की रानी कौन है? तो अच्युत राय की जो रानी थी उनका नाम था तिरुमलामला, जो मैंने अभी बता रखा था। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है किसके महत्व का वर्णन है? तो ये स्त्रियों के महत्व का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पुरुष स्त्री दोनों नहीं मार दीजिएगा, कि अगर ऑप्शन में ऐसा रहे कि पुरुष तथा स्त्री तो दोनों नहीं लगाइएगा। ठीक है ना, इसमें पुरुष के बारे में नहीं बताया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो ये कहा गया अथर्ववेद में, आपको याद होगा 5 है, यमिया, पाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्भवनी। तो आज हम लोग कितने चैप्टर का कर लिए? आज हम लोग 4 चैप्टर का कर लिए। मैंने कहा था 7 चैप्टर, लेकिन हम लोग अभी 4 चैप्टर का ही करेंगे। नेक्स्ट का जो 10 चैप्टर बचता है उसको मैं 2 वीडियो 5-5 चैप्टर कर करके 2 खंड में बना दूंगा, और इसका कर देंगे हम लोग संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो। देखिए इस चैप्टर में मैंने आपको जितना बताया है उसमें लगभग आपको ये तो फिक्स है कि 30 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपका पासिंग मार्क क्रॉस हो चुका है। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।